हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। आज हम भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों का अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से आपातकाल भारतीय संविधान में बताए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 18 आपातकाल से संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 352 से 360 तक यानी कि कुल 9 अनुच्छेद जो है आपातकालीन परिस्थितियों से संबंधित है। और इन अनुच्छेदों में 3 प्रकार के आपातकालीन परिस्थितियों की कल्पना की गई है। तो कौन कौन से हैं 3 प्रकार के आपातकाल? पहला जो आता है इसमें है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित आपातकाल, अनुच्छेद 352 के अनुसार। दूसरा जो है आपातकाल वो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, ये अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। और तीसरा आपातकाल है वो है वित्तीय संकट से संबंधित, वो है अनुच्छेद 360 में उल्लिखित है। तो इस प्रकार के 3 प्रकार की आपातकालीन परिस्थितियों की परिकल्पना भारतीय संविधान के भाग 18 में की गई है। महत्वपूर्ण बात यह है संदर्भ में कि आपातकालीन जो प्रावधान हैं वो राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों के रूप में संविधान में उल्लिखित हैं। और संविधान की ये जो संकटकालीन शक्तियां हैं या आपातकालीन प्रावधान जो हैं वो बहुत अधिक संशोधन परिवर्तन इनमें होता रहा है। 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था तो 42वें संशोधन द्वारा इन जो संकटकालीन प्रावधानों को और अधिक कठोर बनाया गया, लेकिन उस दौरान इन प्रावधानों का अत्यधिक दुरुपयोग किया गया, जिससे इनके विरुद्ध क्या है एक विरोध पैदा हुआ, विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। और 1977 में जब जनता पार्टी इलेक्ट होकर आई तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन 1979 में किया, 1979 में 44वां संविधान संशोधन, और उसमें ऐसी व्यवस्थाएं की जिससे कि भविष्य में इन शक्तियों का दुरुपयोग ना किया जा सके। तो अब यहाँ हम संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधानों का अध्ययन करेंगे। पहला जो आपातकाल है वो है युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हैं, उनका क्या प्रभाव जो है पड़ता है, इसका अध्ययन जो है हम आज इस लेक्चर में करेंगे। इसमें हम देखते हैं जब राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए या ये समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह राष्ट्रीय या सामान्य आपात की घोषणा कर सकता है। सामान्य आपात की घोषणा जो है सारे राष्ट्र में या राष्ट्र के किसी क्षेत्र में या क्षेत्र के किसी भाग के लिए की जा सकती है। यहाँ मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर ही आपात की स्थिति को निर्धारित करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को होता है। 42वां संविधान संशोधन मंत्रिमंडल के परामर्श को बाध्यकारी बनाता है, किंतु 44वें संविधान संशोधन इस व्यवस्था को बनाए रखता है केवल इस पर कि राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की परामर्श पर पुनर्विचार के लिए वो कह सकता है। आपातकाल के निर्धारण की शक्ति देखा जाए वास्तव में मंत्रिमंडल की है। और 42वें संविधान संशोधन ने न्यायपालिका को आपातकाल घोषणा के औचित्य अनुचित्य की समीक्षा करने का अधिकार प्रदान कर दिया। कोई भी नागरिक सरकार की खिलाफ आपातकाल की उद्घोषणा को न्यायालय में चुनौती दे सकता है। यहाँ हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो आपातकाल है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत
अब युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह होने पर ही इस प्रकार का आपातकाल घोषित किया जा सकता है। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार के 1975 में घोषित किया गया था। दूसरी बात कि आपातकाल की घोषणा की पुष्टि जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा 1 माह के अंदर हो जानी चाहिए। यदि 1 माह के अंदर इसकी पुष्टि नहीं होती है तो आपातकाल की घोषणा चालू नहीं रहेगी, वो समाप्त हो जाएगी। चूँकि आपातकाल की घोषणा संविधान में संशोधन के समान होती है, अतः इसकी पुष्टि प्रत्येक सदन के पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा होनी चाहिए। और आपातकाल को जारी रखने के लिए हर 6 माह बाद संसद के दोनों सदनों द्वारा उसकी पुष्टि होना आवश्यक होता है। 44वें संविधान संशोधन संसद को आपातकाल रद्द करने का अधिकार देता है। यदि लोकसभा उपस्थित एवं मतदान करने वाले साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि आपातकाल को समाप्त कर दिया जाए तो वह समाप्त हो जाएगी। तो 44वें संशोधन के द्वारा क्या है, संसद को आपातकाल को समाप्त करने का अधिकार दे दिया गया। संवैधानिक इतिहास के 49 वर्षों में संवैधानिक इतिहास में हम देखते हैं कि इस प्रकार का जो आपातकाल है वो 3 बार लागू हुआ है भारत में। पहली बार 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण के समय लागू किया गया था। दूसरा जो आपातकाल है भारत में 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के समय, और तीसरी बार जो है 1975 में आंतरिक अशांति के नाम पर यह आपातकाल लागू किया गया। 1975 में क्या है, दूसरा आपातकाल लागू था ही, लेकिन उस तीसरी आपातकालीन घोषणा अपने प्रकार की पहली घोषणा थी, जहां पहली 2 घोषणाएं बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न हुई थी। पहले जो 2 आपातकाल थे 1962 और 1971, वो दोनों आपातकालीन घोषणाएं भारत पर बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल लागू किया गया। लेकिन तीसरी जो आपातकालीन घोषणा है वो आंतरिक अशांति के कारण जो है आपातकाल लागू किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकालीन घोषणाओं को न्याय योग्य बना दिया गया अनुच्छेद इसको 44वें संशोधन के द्वारा। और इस संदर्भ में पहले आपातकाल के अंतर्गत 3 बार जो है भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया है, 1962, 1971 और 1975। अब यहाँ हम आगे अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रीय सामान्य आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं, क्या इस घोषणा के क्या संवैधानिक प्रभाव जो है वो होंगे। यहाँ कौन कौन से प्रभाव होते हैं इनका हम अपन अध्ययन करेंगे। पहला जो प्रभाव हम ले सकते हैं वो कार्यपालिका संबंधी प्रभाव। इसके अंतर्गत सारे देश के प्रशासन की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती है। घोषणा के प्रभाव देख रहे हैं हम कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो संकट काल की घोषणा की जाती है उसका क्या प्रभाव, क्या संवैधानिक प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव क्या लिया हमने, कार्यपालिका संबंधी प्रभाव। इसमें क्या है, सारे देश की जो प्रशासन की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती है। संघीय जो कार्यपालिका है वो राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है कि राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करे। राज्य सरकार को स्थगित किया जा सकता है, परंतु राज्य सरकार संघीय सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है
और देश का सारा जो प्रशासन है वो एकात्मक रूप सा धारण कर लेता है। संसद राज्यों के अंतर्गत आने वाले विषयों पर भी कानून बना सकती है, संघीय अधिकारियों को सत्ता सौंप सकती है। तो पहला जो प्रभाव है, महत्वपूर्ण प्रभाव क्या हो गया, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग है वो राष्ट्रपति के हाथों में आ जाता है और राष्ट्रपति जो है, मंत्रिमंडल है, वो राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है कि वो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करें। दूसरा जो प्रभाव है देखने को मिलता है वो है विधायी प्रभाव। विधायी प्रभाव के अंतर्गत हम देखते हैं संवैधानिक घोषणा का क्या विधायी प्रभाव पड़ता है देश पर, कि जो संसद है वो सारे देश या उसके किसी भाग के लिए कानूनों का निर्माण कर सकती है। संसद जो है वो राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकती है। आपातकाल की घोषणा यद्यपि राज्य विधानमंडल को स्थगित नहीं करती है, परंतु संघ और राज्यों में शक्तियों के विधायी विभाजन में अवश्य परिवर्तन हो जाता है। आपातकाल में राष्ट्रपति संसद के कार्यकाल को बढ़ा सकता है, परंतु एक समय पर संसद के कार्यकाल को, जो समय को केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है और आपातकाल के समाप्त होने के 6 महीने बाद बढ़ाया हुआ काल जो है वो समाप्त हो जाता है। तीसरा प्रभाव हम ले सकते हैं वित्तीय प्रभाव। वित्तीय दृष्टि से क्या संवैधानिक प्रभाव होता है, राष्ट्रपति संघ और राज्यों के जो राजस्व विभाजन, वित्तीय जो विभाजन में परिवर्तन कर सकता है, जिन्हें संसद का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिए। संसद की स्वीकृति से जो है राजस्व विभाजन में परिवर्तन कर सकता है। अगला जो प्रभाव पड़ता है वो मूल अधिकारों पर। मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है इस आपातकाल का, 44वें संशोधन में ने अनुच्छेद 358 को संशोधित कर ये व्यवस्था की कि युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में जारी की गई आपातकाल की घोषणा पर ही अनुच्छेद 19 की व्यवस्थाएं निलंबित समझी जाएंगी। यदि सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल की घोषणा की गई है तो अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं समझा जाएगा। इसके अतिरिक्त आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, जहां 44वें संशोधन से पूर्व आपातकाल की घोषणा के साथ अनुच्छेद 19 जो है निलंबित हो जाता था। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है। सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं जो है इसके अंतर्गत आती हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 19 में, तो वो निलंबित हो जाती थी। और आपातकाल में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त रहता है। अर्थात आपातकाल में न्यायालय बंदी प्रत्यक्षकरण और लेखों को जारी कर सकता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि मूल अधिकारों पर जो है इस पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। मूल संविधान में व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी स्थगित कर सकता था, किंतु 44 में संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई कि आपातकाल में भी जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा और इस हेतु इन अधिकारों की रक्षा हेतु नागरिक जो है वो न्यायालय की शरण ले सकते हैं। संसद को क्या है, तो इस तरह से आप क्या है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जो है वो अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं वो स्थगित हो जाती हैं, लेकिन 32 के अंतर्गत जो है 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी स्थगित किया जा सकता है, लेकिन जीवन और शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार को जो है समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकेगा।
और संविधान के 43वें संशोधन द्वारा ये व्यवस्था की गई कि जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत की भूमि के किसी विशेष भाग में आपात स्थिति की घोषणा की जाएगी तो संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद की कानून बनाने की शक्ति केवल उस राज्य में ही लागू नहीं होगी जिस राज्य के किसी भाग में आपात स्थिति की घोषणा की गई है, अपितु संघ की कार्यपालिका शक्ति तथा संसद के कानून बनाने की शक्ति अन्य राज्यों में भी उस सीमा तक लागू की जा सकती है जिस सीमा तक भारत या उसकी भूमि की किसी भाग की सुरक्षा के लिए संकट हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं राष्ट्रीय सामान्य आपात में संविधान में परिवर्तन किए बिना संविधान का संघात्मक स्वरूप एकात्मक स्वरूप ग्रहण कर लेता है। राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। राज्य सरकारें संघ का अभिकरण मात्र बन जाती हैं और नागरिक स्वतंत्रताएं संघ की दया पर निर्भर हो जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हमने पहले प्रकार के आपातकाल का अध्ययन किया, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था का अध्ययन किया और इस घोषणा के होने वाले संवैधानिक प्रभाव का हमने अध्ययन किया। अन्य दोनों प्रकार के आपातों काल की उल्लेख जो है अध्ययन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।